It's okay, students. Today I am going to discuss arrival of Babur in India and the first war of Panipat in 1526. मीन्स आज हम जो है बाबर का भारत में आगमन और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और बाबर के द्वारा 4 लड़ाइयां लड़ी गई थीं, उन चारों लड़ाइयों को के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट? तो सबसे पहले बेसिकली ये मुगल एम्पायर से है और बाबर के आगमन के साथ ही भारत में मुगल वंश अर्थात मुगल साम्राज्य या मुगल डायनेस्टी कह सकते हैं या मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। जस्ट सपोज इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? क्वेश्चंस इसमें बनता है जब बात मुगल्स की आती है तो हमेशा क्वेश्चंस बनता है हु वाज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर और हु वाज फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। राइट? मुगल डायनेस्टी अर्थात मुगल वंश के संस्थापक कौन थे या मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आपको मिलता है बाबर। और आज हम उसी बाबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये भारत में इनका आगमन कैसे हुआ। तो चूंकि हमारे देश में, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कल भी हमने इस बारे पर चर्चा किया था कि हमारा जो देश था वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और नो डाउट जो छोटे बड़े जो राजा होते थे वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और ये हमारा समाज भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, चाहे वो कहीं जाति के नाम पर, कहीं रंग के नाम पर, कहीं लिंग के आधार पर, कहीं जो है धर्म के आधार पर। तो यहाँ पे जातिवाद, लिंगवाद, रंग भेद और धर्म भेद, इनमें चूंकि भारत बहुभाषी देश रहा है शुरू से और बहुभाषी के साथ साथ बहुधर्मी भी रहा है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं और इन जातियों में जो आपस में भेदभाव है उसका कहीं ना कहीं फायदा कौन उठाता रहा है? जो एक्सटर्नल लोग होते थे, जो बाहरी लोग होते थे, वो हमेशा उन चीजों का फायदा उठाते थे। और राजाओं का आपसी मतभेद, अच्छा मतभेद हो तो चल जाए, इनमें तो मनभेद था। मतभेद तो चलता है, चलो ठीक है कि हमारे और किसी अन्य व्यक्ति से विचार नहीं मिलते हैं तो ठीक है भाई, वो अपने घर खुश है, हम अपने घर खुश हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके अच्छे स्वास्थ्य, उसके अच्छे भविष्य की कामना करेंगे। लेकिन जब मनभेद हो जाए तो मनभेद में तो ये होता है कि यार इस व्यक्ति को किस तरीके से डोमिनेट किया जाए, अर्थात कैसे उसको नीचे गिरा जाए। तो यहां पर बाबर के भारत आने के पीछे कारण कौन था? तो सबसे बड़े अगर हम कारण की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कारण थे मेवाड़ के या चित्तौड़गढ़ के शासक कौन? राणा सांगा, जिनको हम महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। महाराणा सांगा ये जो है बाबर के भारत आगमन के सबसे बड़े कारण। अब महाराणा सांगा कैसे कारण बने? इनफैक्ट उन दिनों 1526 ईस्वी की बात कर रहा हूं जब बाबर जो है भारत आया था। बाबर भारत कब आया था? 1526 में आया। कैसे था? उसके आने के पीछे कारण कौन था? मैंने आपको बता दिया, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा कारण कैसे थे? इनफैक्ट वो पीरियड था 1526 का पीरियड था, वो दिल्ली सल्तनत काल का पीरियड था, जिसके बारे में हमने पूर्व में भी जिक्र किया था कि जब बात कभी आती है दिल्ली सल्तनत काल की, किसकी? दिल्ली सल्तनत, सॉरी यार, दिल्ली सल्तनत की,
तो इसमें 5 डायनेस्टीज ने शासन किया था। कितनी डायनेस्टीज ने? 5 डायनेस्टीज ने शासन किया था, अर्थात 5 राजवंशों ने, 5 राजघरानों ने शासन किया था, जिनका ऑर्डर कुछ इस तरह से था। सबसे पहले था गुलाम वंश अर्थात स्लेव डायनेस्टी, एंड देन खिलजी वंश, राइट, खिलजी डायनेस्टी इस देन तुगलक वंश थर्ड नंबर पे था। कौन था? तुगलक, देन सैयद, और देन 5वें नंबर पे थे लोदी वंश। तो लोदी डायनेस्टी उस समय जो दिल्ली सल्तनत काल का चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत काल का अंत भी था। यहीं से बाबर के आगमन के बाद के साथ ही लोदी सल्तनत का अंत भी हो रहा था, क्योंकि लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी दिल्ली की सत्ता पर विराजमान थे, या दिल्ली के सुल्तान थे उस समय। कौन? इब्राहिम लोदी, राइट। तो इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली की सत्ता पर काबिज थे, और दिल्ली सल्तनत काल के आखिरी शासक भी थे। महाराणा सांगा ये चाहते थे कि बाबर, चूंकि बाबर का पहले इतिहास रहा है कि इसने बहुत सारी लड़ाइयां अफगानिस्तान में लड़ी थी, और भी लड़ाइयां लड़ी थी, तो ये थोड़ा सा इसकी ख्याति बहादुरी में, लड़ने की तकनीकी में काफी फेमस हो चुका था बाबर। तो महाराणा सांगा चाहते थे कि बाबर भारत आए और आ करके दिल्ली पर आक्रमण करे और दिल्ली को लूट करके ले जाए। और जब दिल्ली को लूट लेगा तो उस समय इब्राहिम लोदी या तो उस बाबर के आक्रमण में, बाबर के द्वारा किए गए हमले में, या तो इब्राहिम लोदी मारा जाएगा, या फिर ये कमजोर पड़ जाएगा, तो बाद में हम हमला करके जो है क्या कर लेंगे, हम दिल्ली पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बाबर भारत आता है किसके बुलाने पर? महाराणा सांगा के। तो यहां पर आंसर होगा महाराणा सांगा इनवाइटेड बाबर टू कम इन इंडिया एंड proposed him to loot Delhi, राइट। उसे प्रस्तावित किया, उसे पहले भारत आने का निमंत्रण दिया, निमंत्रण देने के बाद उसके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम दिल्ली को लूट लो। आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू मतलब मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, लेकिन किस तरह का सपोर्ट करूंगा? मैं तुम्हें अपनी सेना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी सेना तो नहीं दूंगा, और ना ही मैं तुम्हारे साथ लड़ने आऊंगा, अर्थात दिल्ली पर हमला करने भी मैं नहीं चलूंगा। लेकिन अगर तुम दिल्ली पर हमला करोगे तो मैं इब्राहिम लोदी के सपोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खड़ा होऊंगा, मैं शांत बस देखता रहूंगा, एक मूक दर्शक बना रहूंगा। तो चंगेज खान ने सेना नहीं दी थी, इसीलिए कहते हैं चलते हुए वीडियो में ना बोले, चंगेज खान ने सेना नहीं दी थी। उस समय पंजाब प्रोविंस के गवर्नर थे दौलत खां, दौलत खां थे पंजाब प्रोविंस के गवर्नर। समवेयर वो भी जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे, तो उन्होंने अपने 10,000 पठान, लड़ाका पठान उनको दिए। क्लियर? उन्होंने अपनी कुछ सेना दी। ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया। तो दौलत, अब ये देखिए जब बाबर भारत आ गया, और बाबर की एक नीति थी लड़ने की, उसकी अपनी एक अलग ही युद्ध नीति होती थी। बाबर भारत आया, आने के बाद इसने दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन दिल्ली सीधे दिल्ली पर नहीं गया, क्योंकि बाबर कभी भी किसी भी युद्ध में सीधे डायरेक्ट हमला नहीं करता था। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर पहले ही, या दिल्ली से यूं कह लो लगभग 40 किलोमीटर दूर पानीपत में ये रुक गया। कहां रुक गया? पानीपत में रुक गया। और पानीपत में इसने अपनी सेना को रोकने के बाद अपने गुप्तचर, जो सीक्रेट एजेंट हुआ करते हैं, उनको भेजा अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवाने के लिए।
और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उसने कहा कि सबसे पहले आप दिल्ली जाएं और गुप्त तरीके से यह पता लगाएं कि जिस पर हम हमला करने वाले हैं इब्राहिम लोदी पर, उसकी इनफैक्ट स्ट्रेंथ क्या है, अर्थात उसकी शक्ति क्या है। तो जब इसके गुप्तचर दिल्ली जाते हैं तो गुप्तचरों ने पता किया कि उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सशस्त्र सेना थी। कितनी सेना थी? 1 लाख सशस्त्र सेना थी, मीन्स राइफल वाली, बंदूक वाली, राइट। तो 1 लाख सेना थी। और दूसरा उसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, इब्राहिम लोदी अपने टाइम का एक लोकप्रिय शासक था, मीन्स पॉपुलर रूलर्स के रूप में जाना जाता था। मीन्स कह सकते हैं इब्राहिम लोदी वॉज अ पॉपुलर रूलर ऑफ इट्स टाइम, ऑफ इट्स पीरियड। अपने शासन काल का, अपने पीरियड का वो काफी लोकप्रिय शासक था। तो अब जो है इनके गुप्तचर आकर के बाबर को रिपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं बाबर से कि महाराज हुजूर, यहां से भाग निकलने में ही फायदा है। बोले क्यों? बोले कि सबसे पहली चीज, इब्राहिम लोदी एक लोकप्रिय शासक है। सेकेंड थिंग इज दिस कि हमारी आर्मी उसकी आर्मी के से जो है बहुत छोटी है, मतलब उसकी आर्मी हमारी आर्मी के लगभग 10 गुना बड़ी है। जबकि बाबर की अगर कुल सेना की बात, पहले बाबर की अगर हम सेना की बात करें, इसकी आर्मी की, तो इसकी आर्मी में तो कुल 2000 लोग ही थे। बाकी सपोर्ट जो है पंजाब की प्रोविंस के गवर्नर या पंजाब प्रोविंस के राजा दौलत खां ने कर दिया था। तो लगभग इनकी आर्मी 10 से 12,000 हो गई थी, राइट। लगभग 10,000 आर्मी अब इनके पास हुई थी, जिसमें बाबर की आर्मी की अगर हम बात करें तो कुल आर्मी 2000 ही थी। तो 2000 आर्मी और 1 लाख आर्मी में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों आर्मी को मिलाकर के अगर हम कह दें तो 10 नहीं तो 12,000 हो गई इनकी आर्मी। तो 12,000 और 1 लाख में भी बहुत बड़ा अंतर है। सेकेंड थिंग इज दिस की हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है, उसने बाबर को रिपोर्ट किया कि भाई हम किसी दूसरे के देश में, और दूसरे के देश में जब हम घुस करके किसी पर हमला करेंगे तो वहां की जो लोकल पब्लिक है वो भी तो अपने ही राजा का सपोर्ट करेगी। चाहे भले उनमें आपस में लड़ाई चल रही हो, मतभेद चल रहा हो, लेकिन सपोर्ट किसका होगा? अपने ही राजा का सपोर्ट होगा। अब मान लीजिए अगर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी में अगर कोई एक्सटर्नल अटैक हो तो हमारा जो है अपने चीफ मिनिस्टर के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर को कोई बाहर का व्यक्ति गलत कहे, ये हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई बाहरी व्यक्ति कुछ गलत कहे तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए किसी भी नागरिक को। चाहे भले ही हमें प्रधानमंत्री से कोई प्रॉब्लम हो, तो अब चूंकि हमारी प्रॉब्लम अगर होगी प्रधानमंत्री से, तो हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की होगी? हमारी प्रॉब्लम होगी उस प्रधानमंत्री के साथ उनकी बनाई गई नीतियों पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, रोजगार के आधार पर। हमारी ये मतभेद तो हमेशा जीवन भर चलते रहेंगे और जो उस कुर्सी पर बैठेगा उसके साथ शुरू हो जाएंगे। लेकिन मतभेद होना और मनभेद होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो जब ये वाली बात उनके सैनिकों ने बताई तो बाबर ने कहा अच्छा ठीक है, ये तुमने जो उसकी शक्तियां गिनाई हैं उनमें से इन्हीं में हम उसकी एक कमजोरी भी देख रहे हैं। वो कमजोरी ये है क्योंकि इब्राहिम लोदी पॉपुलर रूलर है और जो व्यक्ति पॉपुलर होता है वो सेंटिमेंटल भी होता है, मीन्स भावुक होता है। अब हम उस व्यक्ति पर हमला नहीं करेंगे बल्कि उससे विवश करेंगे कि वो पानीपत में आकर के हमसे युद्ध करे। इज दैट क्लियर?
अब देखिए, युद्ध करने के लिए बाबर जो है, अपनी बाबर की एक नीति थी जो कि युद्ध में वो अपनाता था। बाबर की नीति थी तूलगामा युद्ध नीति। ये तूलगामा युद्ध नीति को, ये जो है गामा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है, राइट। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का, टर्की, राइट। जिसमें मां लग जाए, जैसे सफरनामा, गामा, वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। लेकिन जहां तक इस शब्द को, इस युद्ध नीति को हम बाबर की जितना हम समझ पाए हैं, तो मेरा मानना है इस तूलगामा का मतलब होता था कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र। मतलब हम युद्ध तो जीतेंगे लेकिन धर्म युद्ध करके नहीं जीतेंगे, हम कोई एक षड्यंत्र रचेंगे। जैसे कि महाभारत काल में शकुनी ने षड्यंत्र रचा था, किसको? अभिमन्यु को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। सेम इसको आप बाबर के द्वारा बुना गया चक्रव्यूह कह सकते हैं, तूलगामा को। तो बाबर ने एक तूलगामा युद्ध नीति अपनाते हुए एक चक्रव्यूह की रचना की। और वो चक्रव्यूह की रचना क्या की कि जो पानीपत के युद्ध का मैदान था, इस युद्ध के मैदान में क्या कर दिया? गड्ढे और खाई बनवा दी। क्या बनवा दिया? गड्ढे और खाई बनवा करके उसमें एक दलदल तैयार कर दिया। दलदल क्या होता है? गड्ढे खोद दिए, खाई खोद दिए, उसमें पानी डाल दिया, ऊपर से सूखी मिट्टी का लेप और घास फूस के सूखे पत्ते। जब ये कहीं डाल दोगे तो क्या लगेगा कि बिल्कुल मैदान है और सूखा है। जब इब्राहिम लोदी की सेना बाबर पर हमला करती है, तो वो जोश में जब हमला करती है तो इब्राहिम लोदी की सेना इसी दलदल में फंस जाती है। और जब इस सारी सेना ही इसमें दलदल में फंस गई, तो बाबर ने बड़े आराम से इब्राहिम लोदी का एक तरह से क्या कर दिया? शिकार कर दिया। शिकार करना ही कहेंगे इसको, युद्ध नहीं लड़ा गया। एक तरह से चक्रव्यूह की रचना करके इब्राहिम लोदी का शिकार किया गया। अब बाबर की तरफ से इसमें यूज क्या हुआ था? बाबर की सेना के पास एक तो हाथी भी थे। क्या थे? एलिफेंट थे, मींस हाथी थे, राइट। और दूसरी बाबर की ताकत क्या थी सबसे बड़ी? क्योंकि इतिहास का ये पहला युद्ध है, ये पॉइंट भी नोट कर ले, मींस पूरे एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री में ये पहला युद्ध है जब युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया गया था। और तोप का इस्तेमाल किसने किया था? बाबर की सेना ने किया था। जहां एक तरफ इब्राहिम लोदी के पास बंदूकें थी छोटी छोटी, तो बाबर के पास युद्ध करने के लिए क्या था? तोप था, राइट। तो इस तरीके से इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को बाबर ने तूलगामा नामक चक्रव्यूह की रचना करके क्या कर दिया? सब खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया और इब्राहिम लोदी का शिकार कर दिया। अब शिकार होने के बाद जब इब्राहिम लोदी मारा जाता है, तो बाबर ने आया तो था, उसका उद्देश्य जो था भारत आने का या भारत में महाराणा सांगा के द्वारा बुलाने का जो एकमात्र उद्देश्य था, वो भारत में रहना नहीं था, भारत में शासन करना नहीं था। भारत को क्या करना था? दिल्ली को लूटना एकमात्र उसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से बुलाया गया था। लेकिन बाबर ने जब देखा कि यार यहां पर भी वही चीज है, देखिए हमारा देश बार बार गुलाम क्यों रहा है? तो हमारे देश में गुलामी का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारा समाज जो है शुरू से विघटित रहा है, कहीं ना कहीं उसमें विखंडन रहा है, विघटन रहा है। विघटन का क्या कारण क्या था? विघटन का एक कारण, क्योंकि तुम इस जाति से हो, हम इस जाति से हैं, और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना, मतलब जो आपसी एक भाईचारा आज देखने को मिलता है,
जो आज भाईचारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भाईचारा सिर्फ इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज आप कहीं ना कहीं वी ऑल आर एजुकेटेड, हम सभी जो है आज शिक्षित हो गए हैं, इसलिए हम सभी पर जो है कहीं जाति और रंग और सेक्स के आधार पर भेदभाव बहुत कम नजर आता है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बाबर ने भी सोचा कि यार यहाँ पे समाज पूरा बटा हुआ है, जाति धर्म के नाम पर राजाओं में भी आपसी विवाद चलता ही रहता है, तो क्यों हम महाराणा सांगा को जो है ये राजगद्दी सौंपे, हम ही क्यों ना बैठ जाएं। तो इस तरीके से इब्राहिम लोदी को मार करके बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। क्या किया? मुगल वंश की स्थापना कर दी। अब बाबर ने देखिए मुगल वंश की स्थापना तो कर दी, यहां तक क्लियर हो गया होगा? क्यों भाई? इसके बाद बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी, राइट? बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। तो स्थापना करने के बाद, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर ने जो है क्या कर दिया? मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो दैट्स व्हाई फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी कौन है? बाबर, ठीक है। अब बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी, और वो चारों लड़ाइयां कैसे लड़ी गई हैं? कंटिन्यूअसली लड़ी गई हैं। 1526, 1527, 1528, 1529, ये 4 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच, और 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच, बाबर एंड महाराणा सांगा के बीच, और 1528 में बाबर एंड मेदिनी राय के बीच, ठीक है। और 1529 में बाबर एंड अफगानीज के बीच, बाबर एंड अफगानीज के बीच ये 4 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें ये लड़ाई पहली थी 1526 की बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये कहां पर हुई थी? पानीपत का, इसी को प्रथम युद्ध कहते हैं। महाराणा सांगा के साथ हुआ था जो, वो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कैसे, कहां हुआ था? खानवा का। और बाबर और मेदिनी राय का के बीच जो युद्ध हुआ, ये कहां हुआ? चंदेरी में हुआ, राइट? कहां पर हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ। और ये अफगानीज, ये घाघरा नदी पर हुआ था। कहां पर हुआ था? घाघरा तट पर हुआ था, जो अफगानियों के बीच हुआ था। और इसको याद रखने के लिए, इन चारों लड़ाइयों को याद रखने के लिए जस्ट अप्लाई अ सिंपल ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक अपनाइए और चारों लड़ाइयों को बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। और वो कैसे याद रख सकते हैं? चाहे इसमें एक सेंटेंस लिख लीजिए, पंखा चला घर में। तो प से पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, और चा से खा से खानवा का युद्ध, और चा से चंदेरी का युद्ध, और घा से घाघरा का युद्ध। ये चारों जो है लड़ाइयां आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं, बाबर 1526 में आया, पानी पिया। जब कोई हमारे घर आता है तो हम क्या कहते हैं? पानी पिया। तो 26 में आया, पानी पिया। 27 में खाना खाया, खाना खा से खानवा हो जाएगा। 28 में चला गया, हाँ 28 में चला गया तो चंदेरी का युद्ध हो गया।
और 29 में घर पहुंचा, घाघरा का युद्ध हो गया। 30 में मर गया, अर्थात 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। और इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिए कि बाबर किसी युद्ध में नहीं मरा था। बाबर एक अतिसार नामक बीमारी, जिसको अंग्रेजी में डिसेंट्री कहते हैं, इस डिसेंट्री नामक बीमारी से ग्रसित होकर के उसकी जो है डेथ हो गई। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको जो है बाबर का भारत आगमन और मुगल साम्राज्य की स्थापना और इन्हीं 4 लड़ाइयों के बाद, इन्हीं 4 लड़ाइयों को लड़ने के बाद बाबर ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी, या यूं कह सकते हैं बाबर possessed a major part of northern India, मीन्स बाबर ने उत्तरी भारत के या उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये बाबर का भारत आगमन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। थैंक यू।